Today we will discuss about the social ecology, and this topic is under the course number AXT 5111. यहाँ पर आप लोग सोशल इकोलॉजी देख रहे हैं, ये दो सेपरेट टर्म्स हैं, सोशल एंड इकोलॉजी। तो इसमें सोशल के बारे में आप लोगों ने पूरा स्टडी कर चुका है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके साथ साथ इकोलॉजी, तो सोशल का मतलब है कि समाज, उसमें रहने वाले लोग और उनका आपसी संबंध। और इकोलॉजी की अगर हम बात करें या पारिस्थितिकी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसका अर्थ है एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपसी संबंध। इस प्रकार सोशल इकोलॉजी का मतलब है कि सोसाइटी के लोगों का इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी के साथ संबंधों का अध्ययन। क्लियर है? तो आज हम लोग सोशल इकोलॉजी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानने की जरूरत है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है। एंड द प्रेजेंट सिनेरियो इज दैट द एलाइट क्लास manipulates the natural resources for their own benefits, but only at a substantial cost to the environment and disadvantaged social group। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारे समाज का विशेष समूह अपने खुद के फायदों के लिए नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधनों में अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव करते हैं, परंतु इसके एवज में वे पर्यावरण एवं डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप या फिर वंचित जो हमारे सामाजिक समूह हैं के लिए इतनी ही कीमत चुकाते हैं कि उसका अस्तित्व बचा रहे। लेकिन पर्यावरण को बचाए रखते हुए निरंतर लाभ अगर हमको प्राप्त करना है तो समाज को पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज और पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी का आपस में एक विशेष संबंध है, एंड दैट इज द रीजन और जीनेसिस ऑफ सोशल इकोलॉजी। अर्थात यही कारण है कि सामाजिक पारिस्थितिकी की उत्पत्ति हुई, बिकॉज देयर हैज ऑलवेज बीन अ टसल बिटवीन डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। अर्थात हमेशा विकास और पर्यावरण के बीच एक टसल रहा है। अर्थात एनवायरनमेंट के नुकसान के कॉस्ट पर ही हम विकास करते रहे, क्योंकि जो भी चीजें हमको मिलती है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधनों से जो चीजें हमको मिल रही है उन्हीं सब चीजों से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द मेजर कॉज फॉर द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अर्थात हमेशा यह माना गया है कि औद्योगिकीकरण पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के गिरावट का प्रमुख कारण है। इसीलिए हमें टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। टिकाऊ मतलब कि हम इन्वायरमेंट के कास्ट पे अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अर्थात टिकाऊ विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत वर्तमान की जरूरतों को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। अगर इस प्रकार के विकास की हम बात करते हैं तब उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, और यह सोशल इकोलॉजी और उसके विस्तृत अध्ययन से ही संभव हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सामाजिक परिस्थिति क्या होता है। What is social ecology? The term social ecology was given by Murray Bookchin in 1964 in his book Ecology and Revolutionary Thought। मुरे बुकचिन के द्वारा एक बुक लिखा गया था, इकोलॉजी एंड रिवॉल्यूशनरी थॉट, और इस बुक में सर्वप्रथम उनके द्वारा सोशल इकोलॉजी के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है? It is the study of reciprocal relationship between the human society and the ecological infrastructure। तो ये सोशल इकोलॉजी का एक डेफिनेशन या मीनिंग के रूप में इसको ले सकते हैं। इसको हिंदी में हम अगर बोलना चाहें तो सामाजिक पारिस्थितिकी मानव समाज और पारिस्थितिक अधोसंरचना के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सोशल मीन्स होता है समाज और समाज के लोगों का आपसी संबंध, तथा इकोलॉजी मीन्स होता है जीव समुदाय का उसके पर्यावरण के साथ आपसी संबंध। इस प्रकार सोशल इकोलॉजी का मतलब होगा मानव समाज का जीव समुदाय तथा उसके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध का अध्ययन।
तो इसको इन शॉर्ट हम लोग सोशल इकोलॉजी को इस प्रकार से समझ सकते हैं। एंड दिस आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी या सामाजिक पारिस्थितिकी के उद्देश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये मुख्य 4 उद्देश्य हैं, जिसके अंतर्गत पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, मतलब जो भी जैव विविधता हमारे पर्यावरण में जीव जंतु पेड़ पौधे के रूप में पाए जा रहे हैं, उसको कंजर्व या फिर संरक्षित करके रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, इसकी चर्चा हमने 2-3 स्लाइड पहले की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सोशल इकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि टिकाऊ विकास करना है, मतलब पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपने विकास की बात करें। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका है रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ सोसाइटी ऑन द इकोसिस्टम। अभी आप लोग भी इस चीज को अनुभव करते होंगे कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी जो है वो इकोसिस्टम पर है। जो भी चीजें, चाहे हम फर्नीचर यूज करें या जो भी चीज हम यूज करें, वो सारी चीजें रॉ मटेरियल्स के रूप में हमको हमारे इकोसिस्टम या फिर एनवायरमेंट या पर्यावरण से हमको मिल रहा है। तो अगर हम उन पर अपनी डिपेंडेंसी अगर हम कम करें, तो फिर हम एक तरीके से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और सोशल इकोलॉजी का जो उद्देश्य है, ये एक प्रमुख उद्देश्य। चौथा उद्देश्य या फोर्थ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, मतलब लोगों के बीच में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं। परंतु इन उद्देश्यों की प्राप्ति में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसे हम यहाँ पर चैलेंजेस इन सोशल इकोलॉजी के रूप में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम हमारे देश के आर्थिक विकास की बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एनवायरमेंट की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ना रुके और किसी प्रकार से पर्यावरण का नुकसान भी ना हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देन फिर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के रूप में जितने रोड्स वगैरह बन रहे हैं, इतना सिविलाइजेशन होता जा रहा है, गांव का रूप जो है शहरों के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। तो ये चीजें तो हम करें, लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान हम पहुंचा नहीं सकते, ठीक है ना। इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल, हमको अपना जो जीवन शैली है उसको भी दिन ब दिन हमको इम्प्रूव करना है, लेकिन इम्प्रूव करने के एवज में हम इकोसिस्टम को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। अगर बहुत लंबे समय तक हमको अगर विकास की बात करनी है, तो ओवर पॉपुलेशन, दिन ब दिन जो जनसंख्या बढ़ते जा रही है, उसको कैसे हमको कम करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देन फिर कंट्रोलिंग डिमांड्स, हमारी जो दिन ब दिन जरूरतें या हमारी मांग जो बढ़ती जा रही है, उसको हमको कंट्रोल करके रखना है। तो ये 5 आपके मुख्य चैलेंजेस है सोशल इकोलॉजी के क्षेत्र में। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इकोलॉजी, मतलब सामाजिक पारिस्थितिकी के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। अगर हम सोशल इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो उसमें किन चीजों को हमको शामिल किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहला है आपका इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सब आपके इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करनी है। सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। तो इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सोशल इकोलॉजी का। सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक संरचना, लोग किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका जुड़ाव प्रकृति से किस प्रकार से उनका जीवन यापन प्रकृति से जुड़कर हो रहा है। तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। अगर सोशल इकोलॉजी हमको समझनी है, तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो नीतियां होती है, वो नीतियां किस प्रकार की है, और वो नीतियां पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। उन नीतियों की वजह से पर्यावरण का दोहन हम कितना कर रहे हैं या पर्यावरण को कितना हम बचा पा रहे हैं। देन फिर कल्चर, लोगों की संस्कृति किस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सोशल इकोलॉजी के। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सोशल इकोलॉजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे भारतवर्ष में कुछ घटनाएं हुई है,
उन घटनाओं से जोड़कर अगर हम देखें तो सोशल इकोलॉजी को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण के रूप में हम इसको लेंगे। तो इसमें सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं चिपको मूवमेंट। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन जो है 1973 में चलाया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण करना था, क्योंकि उस समय पेड़ों की कटाई, जंगल में जो पेड़ हैं उसकी कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो उन पेड़ों को कैसे बचाना है इसके लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। उसको बोला जाता है था चिपको मूवमेंट। उसका नाम क्या था? चिपको मूवमेंट। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो उत्तराखंड से हुई थी। उत्तराखंड के बाद फिर ये फैलता गया मध्य प्रदेश, हिमाचल और पूरे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां तक पूरा ये मूवमेंट फैला। और इसकी जो जो चिपको मूवमेंट है उसको चालू करने में मुख्य जो श्रेय जाता है वो गौरा देवी करके एक महिला लीडर थी। और बाद में फिर सुंदरलाल बहुगुणा, ये बहुत बड़े लीडर हुए जो आगे लेकर गए इसको, चिपको मूवमेंट को। तो ये चिपको मूवमेंट जो है ये सोशल इकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा का पूरा सोशल सिस्टम लग गया था। मतलब सामाजिक लोग जो है वो लग गए थे कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसको मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, जो कैपिटल भी है मध्य प्रदेश का, वहां पर एक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। वहां पे 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था। इसको भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये दुर्घटना कैसे हुई थी? ये एक दुर्घटना थी और इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ था। और इस गैस के रिसाव होने की वजह से एट ए टाइम 15,000 लोग मर गए थे और बाद में और बहुत सारे लोग मरे। और उसका प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर था, क्योंकि जहरीली गैस पूरी तरीके से फैल गई थी। तो और जो बाद में जो बच्चे पैदा होते थे उस पर भी इसका प्रभाव दिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजिडी को हम सोशल इकोलॉजी के एग्जाम्पल के रूप में कैसे लेंगे कि हम कैसे इस कठिन परिस्थिति से उबर कर आए। आज के डेट में लगभग खत्म हो गया है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। आज से 20-30 साल पहले ही ये चीजें खत्म हो गई है। तो ये सोशल इकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पर्यावरण की रक्षा फिर हमने किस प्रकार से किया। तो सामाजिक लोग ही थे जिनकी भागीदारी की वजह से, और बहुत सारे समूह के लोग थे, बहुत सारी एनजीओस थी जो इसमें लगी। और लगने के बाद फिर जो इसका जो नकारात्मक प्रभाव था वो धीरे धीरे दूर होता गया। तो ये सोशल इकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये गुजरात जो राज्य है हमारे, वहाँ नवा गांव नामक स्थान है, उसके पास ये नर्मदा नदी पर बना हुआ एक डैम है। तो इस डैम की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जो हाइट है वो लगभग 139 मीटर्स है। ठीक है ना? तो इस सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने की वजह से इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो कैचमेंट एरिया मतलब टेल एंड जो होता है किसी भी डैम का, टेल एंड। और वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मेधा पाटकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें सरदार सरोवर डैम जो है, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से एक अभियान चलाया था। वो अभियान अभी भी चल रहा है। तो उनकी मांग ये थी कि उसका हाइट अगर कम कर दी जाए डैम की, तो उसका कैचमेंट एरिया कम हो जाएगा और टेल एंड पे जो लोग रहते हैं उनके साथ कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसकी हाइट बढ़ी हुई है तो उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचा जाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो जो टैलेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटा के कहीं सुरक्षित जगह में उनको बसाया जाना चाहिए। तो ये मांग अभी भी चल रही है। इसमें से कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट कर भी दिया गया है और आगे भी ये चल रही है। तो ये सरदार सरोवर डैम को हम लोग किस रूप में समझेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला वो एक सोशल इकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जटाधारी। जटाधारी एक्चुअल में पोर्ट है। ये पारादीप उड़ीसा में बना हुआ है जटाधारी नाम से। और इस
पोर्ट का जो निर्माण है उसको एक साउथ कोरियन कंपनी है पॉस्को करके, पोहोंग स्टील कंपनी इसका पूरा कंप्लीट नाम है, इसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वहां पे जो उड़ीसा गवर्नमेंट है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को इससे नुकसान है, क्योंकि अगर ये पोर्ट बन जाता है तो वहां पे जो आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वजह से इरोजन का खतरा वहां पे बढ़ेगा। जो भी समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं और ये जो आपका पोर्ट बनेगा, उस पोर्ट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वहां के लोगों को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका विरोध चल रहा है कि ये नहीं बनना चाहिए। मतलब कि किसी प्रकार से प्रकृति जो है या प्रकृति के द्वारा दी हुई जो संसाधन है उसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर उसमें हम छेड़छाड़ कर किए तो वहां पे जो लोग रहने वाले हैं उनको किसी न किसी रूप में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इज ऑल अबाउट सोशल इकोलॉजी।